हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट वाले लेक्चर में आपको केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस के डिफरेंसेस बताए गए थे। इसके अलावा आपको ये बताया गया था कि केमिकल चेंज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे कि कोई भी चेंज केमिकल चेंज है या नहीं। उसमें 5 आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे: चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। इसके बाद आपने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस। फिर आपने केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस पढ़ा था। और फिर लास्ट में आपने पढ़ा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को सही तरीके से लिखने के लिए आप किन किन सिंबल्स का यूज करते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन का बैलेंसिंग है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन बैलेंस या अनबैलेंस्ड किस आधार पे कहा जाएगा। आइए एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आपको पिछले लेक्चर में बताया गया है कि कभी भी आप जब रिप्रेजेंट करेंगे किसी सिंबल को तो आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखेंगे, कभी भी एटॉमिक फॉर्म नहीं लिखेंगे। तो अगर हम रिएक्शन एक लिखें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करता है, तो उसका रिएक्शन होगा H2 + O2 एरो H2O। इसमें H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, O2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में है और H2O मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। अब अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में अगर हम एटम्स की टोटल संख्या को काउंट करें और अगर ये टोटल काउंटिंग इक्वल होगी तो हम उसे कहेंगे कि रिएक्शन बैलेंस है, और अगर इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि रिएक्शन अनबैलेंस है। आइए चेक करते हैं। तो अगर रिएक्टेंट साइड में हम हाइड्रोजन एटम्स को देखें तो 2 हाइड्रोजन एटम है। प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन के एटम्स की संख्या 2। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के एटम की संख्या अगर देखें तो 2 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन एटम की संख्या 1 है। यानी दिया गया इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में एटम्स की संख्या इक्वल नहीं है। तो जाहिर सी बात है हम इसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हम 5 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा है हमारा हाफ रिएक्शन मेथड, थर्ड है हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और फोर्थ है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसके अलावा एक रिएक्शन को आयनिक रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए एक और तरीके का हम यूज करते हैं, लेकिन ये जितने भी तरीके हैं ये सब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हम यहां केवल एक ही तरीके को मेंशन करेंगे, वो तरीका है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड एक्चुअली बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। क्या है ये? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होता है, और ये तभी पॉसिबल है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में एटम्स की संख्या इक्वल हो। इक्वल करने के लिए आप सबसे पहले रिएक्शन को देखने के बाद आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है क्या। ये एक जनरल तरीका मैं ले रहा हूं। अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन है तो सबसे पहले आप उसे बैलेंस करने के लिए टारगेट करिए, बाकी के एटम्स ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे। दूसरा तरीका आप ये अपनाएंगे कि अगर रिएक्शन में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन नहीं है तो फिर आप ये चेक करिए कि उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कौन से कंपाउंड का फॉर्मूला बड़ा है। आप उस बड़े वाले फॉर्मूले को बैलेंस करने की कोशिश करिए, बाकी के एटम्स ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे। यानी किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि क्या उसके अंदर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन है। अगर है तो पहले उसे बैलेंस करिए। अगर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो फिर आप ये देखिए कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में सबसे बड़ा कंपाउंड, यानी वो कंपाउंड जिसका फॉर्मूला सबसे बड़ा है वो कौन सा है, और उसे बैलेंस करिए। अगर आप इन 2 टैक्टिक्स का यूज करते हैं तो आप रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया आप उसी तरीके का इस्तेमाल करें। आप किसी भी दूसरे तरीके से चेक करते हुए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में एटम्स की संख्या को बराबर कर सकते हैं। आइए
हम एग्जाम्पल के तौर पर एक रिएक्शन जो हमारे सामने लिखा हुआ है इस रिएक्शन को लेते हैं और इसके अलावा भी कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे हम और ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। आइए पहला लेते हैं। रिएक्शन है हमारा H2 + O2 एरो H2O। इसमें हाइड्रोजन एटम की संख्या दोनों साइड में यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों साइड में इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन एटम की संख्या रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में 1 है। तो हमें सबसे पहले ऑक्सीजन एटम की संख्या को प्रोडक्ट साइड में इक्वल करना है। ध्यान रखेंगे कभी भी, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन को बैलेंस करने के दौरान कभी भी आप एटम की संख्या को चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल की संख्या को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यानी आप ऐसा कभी नहीं लिख सकते कि H2 + O2 दोनों दूसरे साइड में इक्वल करने के लिए हम O के साथ 2 लिखते नहीं। आपने क्या किया, आपने एटम की संख्या को इंक्रीज कर दिया और किसी भी रिएक्शन में एटम की संख्या इंक्रीज नहीं करेंगे, आप मॉलिक्यूल की संख्या को चेंज आप कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप H2O2 नहीं लिखेंगे बल्कि आगे इसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे कंपाउंड को तो उसमें हाइड्रोजन एटम की संख्या हो जाएगी 4, यानी हाइड्रोजन एटम की संख्या हो गई 4 और ऑक्सीजन एटम की संख्या हो गई 2। अब इस हिसाब से अगर देखें तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड में भी 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन एटम की संख्या 2 हो गई। लेकिन जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया इस पूरे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम की संख्या हो गई 4, जबकि इधर हाइड्रोजन एटम की संख्या है 2। तब क्या करेंगे, इस 2 को 4 में कन्वर्ट करने के लिए आप ध्यान रखेंगे, एक एग्जांपल और लेके मैं आपको समझा देता हूं। आप कभी भी इस 2 को रिप्लेस करके 4 नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं तो एटम की संख्या चेंज करेंगे और आप कभी भी रिएक्शन के दौरान एटम की संख्या चेंज नहीं करेंगे, मॉलिक्यूल को चेंज करेंगे। तो आपको क्या करना है, आप यहां 2 को रहने देंगे, आगे इस H2 मॉलिक्यूल में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टू 4, यानी कि इस लेफ्ट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन एटम की संख्या हो गई 4, ऑक्सीजन एटम की संख्या हो गई 2 और आपका राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन की एटम की संख्या 4 है और ऑक्सीजन एटम की संख्या 2 है। दैट मीन्स कि अब ये दिया गया रिएक्शन जो है वो बैलेंस रिएक्शन हो गया, यानी 2H2 + O2 एरो 2H2O, ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्लियर? दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं और एक और दूसरे एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा रिएक्शन है हमारा Zn + CuSO4 एरो ZnSO4 + Cu। इस रिएक्शन को अगर आप देखें तो सबसे पहले तो आपको यह चेक करना है कि क्या दोनों साइड में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, एटम्स की संख्या इक्वल है या नहीं। तो अगर आप देखें तो जिंक 1 एटम, राइट हैंड साइड में भी जिंक 1 एटम, कॉपर लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी कॉपर 1 एटम है। सल्फेट आयन टोटल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में भी इक्वल है। दैट मीन्स कि ये रिएक्शन ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस है। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में एटम्स की संख्या इक्वल हो तो रिएक्शन बैलेंस होगा, उसे दोबारा बैलेंस करने की जरूरत नहीं होगी। तो पहला एग्जांपल लिया जिसमें आपने अनबैलेंस था तो बैलेंस किया आपने, दूसरा एग्जांपल जो था वो ऑलरेडी बैलेंस जो था, आपको इसे बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। एग्जांपल है हमारा H2 + Cl2 एरो HCl। अब अगर इसके अंदर आप हाइड्रोजन एटम्स की संख्या को देखें, मैंने पहले ही कहा कि अगर आप कोई भी कंपाउंड ले, कोई भी रिएक्शन ले और उसके अंदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कहीं भी आपको हाइड्रोजन या ऑक्सीजन एटम दिखाई देता है तो सीधे आप उसको टारगेट करिए, उसे बैलेंस करिए। अगर आप उसे बैलेंस कर लेते हैं तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। यहां क्लोरीन भी है, क्लोरीन को छोड़ दीजिए, पहले आप हाइड्रोजन को बैलेंस करिए। हाइड्रोजन 2, इस साइड में हाइड्रोजन 1। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे HCl मॉलिक्यूल में। अब हाइड्रोजन 2, राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन एटम 2, लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन एटम 2 और प्रोडक्ट साइड में भी क्लोरीन एटम की संख्या हो गई 2। इट मींस कि अब ये दिया गया रिएक्शन बैलेंस हो गया H2 + Cl2 एरो 2HCl।
बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा धैर्य बना करके और लगातार काउंट करते हुए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में एटम्स को अगर आप चलते हैं तो रिएक्शन इजीली बैलेंस आप कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। एग्जांपल है हमारा Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। आइए लेते हैं। अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करें तो आप पहले ही देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 एटम है। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को टारगेट करिए। हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में 2 एटम है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 एटम है, बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में केवल 1 एटम है, जबकि प्रोडक्ट साइड में आपका ऑक्सीजन 4 एटम है। तो क्या करेंगे आप? तो आपको करना यह है कि यहां H2 मॉलिक्यूल में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ऑक्सीजन हो गया 4 एटम लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भी आपका ऑक्सीजन 4 एटम है। लेकिन जैसे ही आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इस H2O में, तुरंत हाइड्रोजन एटम की संख्या पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज होगी। कितनी हो गई अब? तो हाइड्रोजन हो गया 8 एटम्स। तो अब आपको क्या करना है? अब राइट साइड में भी हाइड्रोजन को 8 एटम्स के इक्वल कर देना है। क्या करेंगे इसके लिए? तो आप यहां हाइड्रोजन एटम में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों एटम्स आपके इक्वल हो गए। कौन कौन? तो हाइड्रोजन एटम्स 8 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों तरफ, ऑक्सीजन एटम 4 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ 4 एटम्स। बच गया केवल 1 एटम। कौन? आयरन। आयरन को अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड में 3 एटम्स हैं, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में केवल 1 एटम है। सिंपल है बैलेंस करना, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया, यानी 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। यानी इस तरीके से आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा BaCl2 प्लस Al2SO4 का थ्राइस एरो BaSO4 प्लस AlCl3। यानी बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम सल्फेट से, तो बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। आइए रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगर रिएक्शन, हालांकि आगे टॉपिक आप पढ़ेंगे, अगर रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है जैसा कि ये रिएक्शन है, अब सवाल ये खड़ा होता है कि आप इसे पहचानेंगे कैसे कि कोई भी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है। तो आगे आप कैरेक्टर्स पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस में, तो आप पहचानना सीख जाएंगे। फिलहाल ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए आप उसके आयंस में कन्वर्ट कर दीजिए और आयंस को बैलेंस कर लीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो रिएक्शन इजीली बैलेंस होगा। लेकिन जिस तरीके को हम लोग अभी यूज कर रहे थे, अगर उसी तरीके को हम यूज करें यहां भी, तो भी बैलेंस किया जा सकता है। आइए लेते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखें तो बेरियम एटम की संख्या इक्वल है, क्लोरीन एटम की संख्या एक साइड में 2 है, एक साइड में 3 है, एल्यूमिनियम एटम की संख्या एक साइड में 2 और एक साइड में 1 है, जबकि सल्फेट आयन की संख्या एक तरफ 3 और एक तरफ केवल 1 है। शुरुआत करते हैं हम आयन से, यानी पूरा जो सल्फेट आयन है, इस पूरे सल्फेट आयन की टोटल संख्या है 3। तो आपको क्या करना है? राइट हैंड साइड में भी सल्फेट आयन को 3 के इक्वल कर देना है। तो 3 के इक्वल करने के लिए क्या करना होगा आपको? तो आप करेंगे 3BaSO4, यानी बेरियम सल्फेट में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सल्फेट आयन की संख्या भी 3 हो गई, और लेफ्ट हैंड साइड में सल्फेट आयन ऑलरेडी 3 था। अब क्या इंक्रीज हो गया इसकी वजह से? तो इंक्रीज हो गया बेरियम। कितना इंक्रीज हो गया? 3 एटम बेरियम के इंक्रीज हो गए। लेफ्ट हैंड साइड में कितना बेरियम है? केवल 1 एटम। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे आप? तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे बेरियम क्लोराइड में। इस तरीके से अगर आप देखें तो बेरियम 3 एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी हो गया। अब आपको क्या करना है बैलेंस? तो सल्फेट आयन बैलेंस हो गया, बेरियम एटम बैलेंस हो गया। अब आपको क्लोरीन और एल्यूमिनियम को बैलेंस करना है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन देखें तो क्लोरीन एटम की टोटल संख्या है 6, लेकिन राइट हैंड साइड में क्लोरीन एटम की टोटल संख्या कितनी है? तो क्लोरीन एटम की संख्या है केवल 3। इसको 6 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप? तो AlCl3 जो मॉलिक्यूल है, आप इसके अंदर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो एल्यूमिनियम एटम की संख्या हो गई 6। लेफ्ट हैंड साइड में भी
एल्यूमिनियम एटम की संख्या 6 थी और राइट हैंड साइड में भी एल्यूमिनियम एटम की संख्या हो गई 6। अब बचा केवल क्लोरीन एटम की संख्या। क्लोरीन एटम लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 है और राइट हैंड साइड में भी क्लोरीन एटम की संख्या हो गई 6। अब बच गया केवल एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी एल्यूमिनियम एटम की संख्या ऑलरेडी 2 हो चुकी है। दैट मींस कि रिएक्शन अब आपके सामने बैलेंस होकर आ गया है, यानी रिएक्शन हो गया हमारा 3 बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इक्वल टू 3 बेरियम सल्फेट प्लस 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, एटम्स को काउंट करना होगा। ध्यान रखेंगे हमेशा एटम की संख्या को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना है। जो नंबर सबस्क्रिप्ट में नीचे लिखे गए हैं उसे चेंज नहीं करेंगे आप, केवल और केवल मॉलिक्यूल की संख्या को ही चेंज करेंगे। आइए अगला एग्जांपल लेते हैं हम। अगला एग्जांपल है हमारा HgO एरो Hg प्लस O2। इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में मरकरी एटम की संख्या 1, राइट हैंड साइड में भी मरकरी एटम की संख्या 1 है, लेकिन ऑक्सीजन एटम लेफ्ट हैंड साइड में 1 और राइट हैंड साइड में 2 है। आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ मर्क्यूरिक ऑक्साइड में 2 का मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ऑक्सीजन एटम की संख्या 2 हो गई, जो कि इक्वल हो गया। बस मरकरी एटम की संख्या इंक्रीज हो गई, 2 हो गया। बस आपको राइट हैंड साइड में मरकरी में 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आ गया मरकरी 2। ध्यान रखिए, मैं फिर से एक एग्जांपल आपको ले रहा हूं। 2Hg लिखेंगे आप, Hg2 नहीं लिखेंगे। यानी अगर Hg के एटम की संख्या 2 करनी है आपको, तो आप कभी भी Hg2 लिख करके नहीं करेंगे, बल्कि इस 2 को Hg में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो रिएक्शन बैलेंस होके हो गया हमारा 2HgO इक्वल टू 2Hg प्लस O2। एक एग्जांपल और लेते हैं, आइए। रिएक्शन है हमारा Mg प्लस N2 एरो Mg3N2। सिंपल है, 3 मैग्नीशियम एटम्स हैं राइट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में एक ही मैग्नीशियम एटम है। बैलेंस करने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस नाइट्रोजन एटम को अगर आप देखें तो नाइट्रोजन एटम लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में भी नाइट्रोजन एटम की संख्या 2 है, यानी रिएक्शन आपका सिंपल था, बैलेंस हो गया 3Mg प्लस N2 एरो Mg3N2। तो बहुत सिंपल है, कोई बहुत टफ टॉपिक है हमारा। Al2O3 प्लस H2O AlOH थ्राइस। अगर आप ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम हाइड्रोजन तीनों एटम्स को काउंट करें तो लेफ्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम एटम्स है 2, ऑक्सीजन एटम है 4, हाइड्रोजन एटम है 2। राइट हैंड साइड में एल्यूमिनियम एटम है 1, ऑक्सीजन एटम है 3 और हाइड्रोजन एटम भी है 3। आप सबसे पहले फोकस करिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम के ऊपर। अगर आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके हाइड्रोजन एटम है 2, जबकि राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन एटम है 3। आप अगर इसे बैलेंस करने की कोशिश करें तो बैलेंस करने के लिए आपको करना होगा कि आप 3 का मल्टीप्लाई अगर कर दें H2O में तो 3 2 जा 6, दैट मीन्स हाइड्रोजन एटम हो गया 6। और इधर अगर आप 3 है, अगर आप यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आ जाएगा 3 2 जा 6, यानी हाइड्रोजन एटम इक्वल हो गए। अब बचा क्या, अब बच गया आपका ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम। अगर एल्यूमिनियम को देखें तो एल्यूमिनियम भी इक्वल हो गया, 2 एल्यूमिनियम इधर भी है, 2 एल्यूमिनियम इधर भी है। अब अगर ऑक्सीजन एटम को आप चेक करें तो 3 ऑक्सीजन एटम्स ये हैं और 3 ऑक्सीजन एटम्स ये हैं, टोटल हो गए 6 ऑक्सीजन एटम्स। और इस साइड में अगर आप ऑक्सीजन एटम को देखें तो 3 ऑक्सीजन एटम्स पहले से थे और आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, यानी कि अब टोटल ऑक्सीजन एटम्स की संख्या हो गई 6। तो बहुत सिंपल है, बस केवल और केवल थोड़ा सा डेडिकेशन, थोड़ा सा ध्यान, कंसंट्रेशन लगा करके अगर आप सॉल्व करें तो इजीली रिएक्शंस को बैलेंस किया जा सकता है। एक एग्जांपल और लेंगे हम लोग, उसके बाद आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। रिएक्शन है हमारा SO2 प्लस H2S एरो H2O प्लस S, और एक रिएक्शन ले लेते हैं N2 प्लस H2
एरो NH3। पहले ऊपर वाले रिएक्शन को देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड है, उसके बाद से H2S गैस है, प्रोडक्ट दे रहा है H2O और प्लस सल्फर। रिएक्शन को अगर बैलेंस करने की कोशिश करें तो हाइड्रोजन 2 एटम, हाइड्रोजन 2 एटम, सल्फर 2 एटम्स हैं, राइट साइड में सल्फर केवल 1 एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सल्फर भी 2 एटम हो गए। अब बचा क्या आपका? ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम को अगर आप देखें तो ऑक्सीजन एटम लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में केवल 1 है। बैलेंस करने का केवल एक तरीका है, आप यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन एटम्स की संख्या बढ़ करके हो जाएगी 4, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन एटम की संख्या केवल 2 है। बैलेंस करने का तरीका क्या होगा? आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे H2S में। अब सबको एक बार फिर से रिकाउंट कर लीजिए। तो रिकाउंट करते हैं अगर आप, तो हाइड्रोजन हो गए 4, हाइड्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, बच गया केवल सल्फर। सल्फर की टोटल संख्या हो गई कितनी? तो सल्फर यहां पर है आपका 2 और यहां है 1, टोटल सल्फर एटम्स की संख्या हो गई 3, यानी राइट हैंड साइड में आप 2 की बजाय 3 से मल्टीप्लाई करिए, आपका सल्फर एटम भी इक्वल होगा। तो रिएक्शन हो गया हमारा SO2 प्लस 2H2S एरो 2H2O प्लस 3S। इस तरीके से रिएक्शन को आप बैलेंस करेंगे। लास्ट रिएक्शन हम ले रहे हैं आज के लिए, रिएक्शन है हमारा N2 प्लस H2 एरो NH3, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अगर हम देखें तो यहां हाइड्रोजन 3 एटम्स हैं, यहां 2 एटम्स हैं और यहां 3 एटम्स हैं। दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? तो यहां हाइड्रोजन में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां NH3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां हाइड्रोजन एटम हो गए 6, यहां भी हाइड्रोजन एटम हो गया 6, बचा क्या? केवल नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम देखें तो यहां 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, यहां भी 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, यानी रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। कुल मिला करके आप जब भी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे 2-3 बातों को हमेशा ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज, आप एटम्स की संख्या को चेंज नहीं करेंगे, मॉलिक्यूल की संख्या को चेंज करेंगे। नंबर 2, आप रिएक्शन के अंदर ये चेक करेंगे कि क्या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो उसे पहले बैलेंस करेंगे। नंबर 3, अगर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो फिर आप ये चेक करेंगे कि कंपाउंड रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में जो भी कंपाउंड है उनमें सबसे बड़ा मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका है। आप पहले उसके एटम्स को बैलेंस करेंगे, बाकी सारे एटम्स अपने आप ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे। कल के टॉपिक में, अगले टॉपिक में हम टाइप ऑफ रिएक्शंस को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल।